सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार। वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच के हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई? देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो। जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारेगामा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई। अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से जी, तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली? घर में ही मिली, बिल्कुल सही। लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ। जी, अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे? जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते हैं ना, पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया, और कहते हैं ना, पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट। और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना, गाड़ियों की और लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया। अच्छा, और लता जी भी वहाँ थी, और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई
आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर, और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए। और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई, और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया। फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ। वाह 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 भाई ऐसा है, कहाँ से कहाँ ये बात देखिए आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ। लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है। तो क्यों ना हम ये गाना, ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा। और यहाँ से एक किस्म से फिल्म यात्रा शुरू हुई। ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें। सुनाइए। दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसने पुकारा, उसी पे देने लगे जान। दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसने पुकारा, उसी पे देने लगे जान। दिल लेके जाते हो कहाँ। देख रेशमी बाहें, हम तो भूल गए राहें। तड़पा गई बहका गई तेरी नशीली निगाहें। कपड़े साफ दिल मैला, बन के फिरते हो छेला। मालूम है हमें चाल ये, क्यों जाल रहे हो फैला। दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ। क्या है तुम्हारा जिसने पुकारा, उसी पे देने लगे जान। दिल लेके जाते हो कहाँ। तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई जी। लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी, और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला? देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी, आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी लेवल पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना 80s कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया। अकेली मोहे छोड़ ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा। अकेले मोहे छोड़ न जाना, वो मेरा दिल तोड़ न जाना। अकेले मोहे छोड़ न जाना, वो मेरा दिल तोड़ न जाना। अजी एक बात कहने दो, हमें तुम दिल में रहने दो। अकेले मोहे छोड़ न जाना।
बात कहने दो हमें, तुम दिल में रहने दो, अकेले मोहे छोड़ न जाना। जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जी। तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं? जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं। कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं, जी। कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं? एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे। अच्छा। हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। इस समय का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था। जी हाँ। इतना पेशेंस रखते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें। और जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था। ये जिंदगी का पेस मजा था एक, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल। हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना। रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी। तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है। जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी। जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंजे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था। तो चलिए इसी बात पर अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप? अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ।
दादी अम्मा मान जाओ। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये तो कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं। इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाकया हो तो बताइए। नहीं, क्या हुआ जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख मुझे मंडे जाना है अपना अहमदाबाद में, एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं। मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगे नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं, मजेदार। और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही। मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत तुम। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ। फौरन प्रिंसिपल, कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। और आपकी ये दोस्ती अभी भी कायम है। अच्छा। जी हाँ। तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे वही ग्रुप है बस, जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी। बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है। कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती जी, लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है। तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए। जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला। अच्छा। जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था। और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियों छे संतू रंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना। लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे, वो कानों में रस शुक्रिया हमेशा घुलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है। और ये आना चाहिए, तभी आके गाने की सफलता हो सकती है। तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते थे? अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब। उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कर्ण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था, वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है, तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए। तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और ये सब। और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, और खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब,
तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी। अच्छा। वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो। हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी। अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद एक गाने के लिए आपको मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे? मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूएट था और मैंने ड्यूएट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस ज़माने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्बत के गाना अच्छा मिले। ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे? मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं। अच्छा जी। और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते ना टॉप पे रहा काफ़ी दिनों तक। और यहीं नहीं, जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई, मैं जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है। और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से जरूर सुनाइए।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी? उनके साथ भी मैंने काफ़ी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि ये फिल्म भी म्यूज़िक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है। वाह। तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था। लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया बाद में रेडियो पे सुनते थे। बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा? बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फूलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे, सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के ज़रिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और? एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला। पछतावा तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे? अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी। अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं जी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों? जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, ज़रूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं। और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध। वाह। तो कैसा काम चल रहा है ये? अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है। लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है आपको? हाँ, आपको बताऊं, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी। और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं। अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है। और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है। राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए। कभी न भूलेंगे, तो अपना बनाके भूल गए, हम तुम्हें तो कभी न भूलेंगे।
कहूंगी तुम्हीं से उल्फत है तुम तो अपना बना के भूल गए तुम्हें तो कभी न भूलेंगे। कमल बारोट जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं जी। आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी जी। हैं और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है? देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोक लोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में मैंने, जैसे कहते हैं ना, गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में। 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला। कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो अच्छी बहुत बात है ना। और मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे 4 गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रज़ा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पतिदेव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज़ अहमद फैज़ की ये रचना है और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया। आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया, इस तरह गमज़दों को करार आ गया, जैसे खुशबुए जुल्फ़े बहार आ गई, जैसे खुशबुए जुल्फ़े बहार आ गई, जैसे पैगाम दीदार यार आ गया, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया। जिसकी दीदो तलब वहम समझे थे हम, जिसकी दीदो तलब वहम समझे थे हम, रूबरू फिर सरे रहे गुजारा गया, सुबह फरदा को फिर जी तरसने लगा, सुबह फरदा को फिर जी तरसने लगा, उम्र रफ्ता तेरा एतबार आ गया, सुबह फरदा को फिर जी तरसने लगा, उम्र रफ्ता तेरा एतबार आ गया, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।
जख्म टपका कोई या कोई गुल खिला, अश्क उमड़े के अबरे बहार आ गया। जख्म टपका कोई या कोई गुल खिला, अश्क उमड़े के अबरे बहार आ गया। आज यूं मौज डर मौज गम थम गया, इस तरह गमज़दों को करार आ गया। जैसे खुशबुए जुल्फ़े बहार आ गई, जैसे पैगाम में दीदार यार आ गया। आज यूं मौज डर मौज गम थम गया। कमल बारोट जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे, तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी, जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप ताज्जुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे। उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना, सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे। लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कोई भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं? मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलात, थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ। वो मुझे बहुत आनंद देता है। ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें। आनंद जी भाई ने मेरे लिए 4 खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए। कमल बारोट जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे। तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए। और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं। फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी हैं। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे। शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का जी, कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की। जी। तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। उस जमाने में छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं, इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा 6 महीने शो की तैयारियां होती थी। अच्छा। आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं। उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे। तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही आपने। इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को, कोशिश तो रही है। तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे? कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं? जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ। तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का? बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आर.डी. बर्मन और आशा जी को लेके गई थी। और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का है। और आर.डी. भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो। कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हर एक की जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके। मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है। और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी। और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी। और ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया जी, उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं। तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है। बस स्टेज पे करूँ मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूँ या खुद गाऊँ, अगर आवाज़ साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूँ कि जहाँ मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले। तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का, जी।
तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता? क्या पैदाइश आपकी वहीं की है? जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ और आपको बताऊं कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहीटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, और हमारी वहाँ का जो हमारा समुद्र है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो। इतनी खूबसूरत जगह है। कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही है, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए। बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूंगी कि मेरा पहला एलपी म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था और वो एलपी का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था, आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था। उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल है निगाहें नीची किए। कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का, प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का।
इन सब के अपने अपने महत्व हैं जी। तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में। ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का वो प्राइज था। फिर सुर सिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है, जी। आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हो? जी, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं। क्या बात है। इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है। बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो। गरजत बरसत सावन आयो रे, गरजत बरसत सावन आयो रे, लायो न संग में हमरे बिछड़े बलमुआ, सही का करूँ हाय, गरजत बरसत सावन आयो रे, गरजत बरसत कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। पल पल छीन छीन पवन झकोरे, पल पल छीन छीन पवन झकोरे, पल पल छीन छीन पवन झकोरे, लागे तन पर तीर समान, तीर समान, सखी लागे तन पर तीर समान, नैनन जले तो हीर सजरिया अगर गगा। सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिकराव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।